हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लो समझो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बीए, बीएससी, बीकॉम जो लोग सेमेस्टर 2 में हैं उनके लिए जो आपका जो को करिकुलर सब्जेक्ट है, जो अनिवार्य प्रश्न पत्र आपका है प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, इससे जुड़े हुए हमने कहा था कि आपको हम 500 MCQ देंगे, जिसमें हमने आपको 2 क्लासेस प्रोवाइड कर दी हैं। 2 क्लास हमने अपलोड कर दी है, जिसमें हमने आपको 100 MCQs मतलब कि 100 क्वेश्चंस को कवर करवा दिया। आज ये हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम 101 नंबर क्वेश्चन से चलने वाले हैं और हिंदी प्लस इंग्लिश ये दोनों में होंगे। तो चाहे आपका मीडियम हिंदी हो, चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हमने इस सीरीज में शामिल किया हुआ है। ठीक है, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, यदि ये 500 क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ से प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य का जो आपका अनिवार्य पेपर होता है, प्रश्न पत्र होता है, उससे एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे इस पेपर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है और भी क्लासेस आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए 101 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, अर्थात इस क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी का अनिवार्य प्रश्न पत्र सेम आता है। ठीक है, तो पहले प्रश्न की बात करते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा में MMR का क्या अर्थ है। आपको बताना है मीनिंग ऑफ MMR इन फर्स्ट एड इज, अर्थात MMR का आपको फुल फॉर्म बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन। माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो बी रहेगा हमारा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट लगता है, यदि आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप कमेंट में अपना आंसर ज़रूर लगाते रहें। और यदि आपको किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो आप अपना भी हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है, प्राथमिक स्तर पर डैश के माध्यम से यौन शिक्षा को शुरू किया जा सकता है। सेक्स एजुकेशन में भी इंट्रोड्यूस्ड एट प्राइमरी स्टेज थ्रू, किसके माध्यम से शुरू किया जा सकता है यौन शिक्षा को। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है शारीरिक शिक्षा के साथ एकीकरण के द्वारा, स्वच्छता के बारे में ज्ञान, प्रकृति के अध्ययन के द्वारा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भैया इसको हम शारीरिक शिक्षा के साथ एकीकरण के द्वारा, इंटीग्रेशन विद द फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, कॉपर टी का क्या कार्य होता है। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ कॉपर टी। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है युग्मनज निर्माण को रोकता है, निषेचन को रोकता है, उत्परिवर्तन की जांच करता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निषेचन को रोकता है। कॉपर टी का इस्तेमाल बेसिकली फीमेल्स में होता है, फीमेल्स के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये निषेचन को रोकने की एक अस्थायी विधि है। ठीक है, स्टॉप फर्टिलाइजेशन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब निषेचन क्या होता है, तो जंतुओं में मादा के अंडाणु और नर के जो शुक्राणु होते हैं, ये जब मिलकर आपस में एक हो जाते हैं और नए जीव का सृजन करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं। यही जो प्रोसेस है, नर का शुक्राणु और मादा के जो अंडाणु है मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन। और कॉपर टी इसी को रोकने की अस्थायी विधि है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 104, डेली का क्या अर्थ है, अर्थात आपको DALY का फुल फॉर्म बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 105 नंबर क्वेश्चन है, पट्टी का प्रकार है, त्रिकोणाकार पट्टी, लिपटी पट्टी, चौकोर पट्टी, उपरोक्त सभी। और यहाँ पर बताना है कि ए टाइप ऑफ बैंडेज, ट्रेंगुलर बैंडेज, रोलर बैंडेज, स्क्वायर बैंडेज। तो ये सभी के सभी क्या हैं, बैंडेज के प्रकार हैं, पट्टी के प्रकार हैं। तो डी हो जाएगा हमारा करेक्ट जवाब।
इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी हम ये पीडीएफ शेयर कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। एक वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का औसत भार भाई कितना होता है, आपको बताना है। द एवरेज वेट ऑफ द ब्रेन इन ए एडल्ट मैन इज अबाउट। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 1400 ग्राम, 1600 ग्राम, 1200 या फिर 1300 ग्राम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1400 ग्राम इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 1400 ग्राम होता है एक स्वस्थ, 1400 ग्राम होता है एक वयस्क व्यक्ति या फिर स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का जो वेट होता है वो कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये दोस्तों सारे के सारे प्रीवियस से क्वेश्चन हैं, सारे के सारे PYQ हम आपको दे रहे हैं इस वीडियो में। PSNS का अर्थ क्या होता है, अर्थात आपको बताना है PSNS स्टैंड फॉर, इसका बेसिकली आपको फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पैरासिम्प्टोमेटिक तंत्रिका तंत्र होता है, या फिर पैरासिम्प्टोमेटिक न्यूरॉन सर्वेक्षण होता है। ठीक है, तो या फिर आपके पास है पैरासिम्प्टोमेटिक केंद्रीय सर्वेक्षण, या फिर पैरासिम्प्थेटिक तंत्रिका तंत्र। तो 107 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पैरासिम्पथेटिक तंत्रिका तंत्र। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है PNS का फुल फॉर्म, आपको ध्यान में रखना है, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। देखो दोस्तों, जहाँ पर हमने सोचा कि आपको डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहिए, तो वहाँ पर हमने डायग्राम्स कुछ लगा रखे हैं। अभी इस इमेज का हम आपको मतलब समझाएंगे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। किडनी का आकार कैसा होता है, वर्ग के आकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है, सेब के आकार का होता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखो किडनी का जो आकार होता है वो एक बीन के शेप का होता है, बीन के शेप का अर्थात सेब के आकार का होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो आप कभी भी नहीं भूलोगे, ये देखो ये हमारी किडनी है, क्या है, ये किडनी है, और ये है बीन्स के बीज, ये क्या है, ये है सेम के या फिर बीन्स, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीन बोलते हैं, बीन्स के बीज हैं। तो अब ये देखो यदि हम इसको थोड़ा सा सीधा कर दें, इसको हम थोड़ा सा सीधा कर दें, तो इसका शेप देखिए आप, और ये किडनी का शेप देखिए, बिल्कुल मैच हो रहा है ना। वही आपसे पूछ रहा था कि किडनी का आकार कैसा होता है, तो सेम के आकार के जैसा होता है, बीन शेप होता है इसका आकार। ठीक है, अब इमेज के माध्यम से आपने देख लिया, आप कभी नहीं बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी गर्भ निरोधन की एक विधि है, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, IUDS, और ऑप्शन नंबर बी आपके पास है GIFT, या फिर ऑप्शन नंबर सी आपके पास है STF, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों विधियों में से कोई भी गर्भ निरोधन की विधि या फिर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 110 नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था का अंतिम चरण क्या होता है। गर्भावस्था का अंतिम चरण क्या होता है, प्रारंभन अवधि होती है, इनिटिएशन पीरियड होता है, विभाजन अवधि, या फिर पार्टुरेशन पीरियड होता है, या फिर प्रसवकालीन अवधि, या फिर आपका है प्रसवोत्तर अवधि। तो देखो गर्भावस्था की जो अंतिम स्टेज होती है वो होती है प्रसवोत्तर, मतलब प्रसवकालीन अवधि के बाद प्रसवोत्तर अवधि जो है ये गर्भ अवस्था का अंतिम स्टेज होता है, अंतिम चरण होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 111 नंबर क्वेश्चन है। LSD के बारे में है क्वेश्चन कि एक शक्तिशाली मतिभ्रम है जिसे सबसे पहले संश्लेषित किया गया था, कब किया गया था। LSD का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलाएमाइड। ठीक है, आपको क्या बताना है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलाएमाइड, इसका फुल फॉर्म होता है LSD का। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मतिभ्रम है, मतलब कि एक ये नशा करने का
एक पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, इसको सबसे पहले कब संश्लेषित किया गया था? तो मैं आपको बता दूं, इसको सबसे पहले जो संश्लेषित किया गया था वो किया गया था 1938 में। कब किया गया था दोस्तों? 1938 में। और किया किसने था? तो अल्बर्ट हॉफमैन ने किया था। किसने किया था? अल्बर्ट हॉफमैन ने इसको संश्लेषित किया था सबसे पहले 1938 ईस्वी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 112। आंखें लगभग गोलाकार की होती हैं ना, सभी को पता है, जिनका व्यास लगभग होता है, कितना होता है व्यास? आइज आर ऑलमोस्ट द स्फेरिकल इन शेप हैविंग ए डायमीटर ऑफ अबाउट। एक्चुअली इसका आपको डायमीटर बताना है कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 3.5 सेंटीमीटर होता है, और 2.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, या फिर 2 सेंटीमीटर। 112 का जो सही जवाब है वो है 2.5 सेंटीमीटर। और कहीं कहीं पर आपको कुछ मतलब सोर्सेस में आपको 2.3 सेंटीमीटर भी देखने को मिलेगा, लेकिन मान के चलिए कि 2.5 से 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है, शीत दंश को यह भी कहा जाता है, द फ्रोस्ट बाइट्स आर आल्सो कॉल्ड। क्या कहा जाता है? और सूखा जलना कहा जाता है, रासायनिक जलना, कोल्ड बर्न, या फिर सन बर्न। शीत दंश का मतलब है एक तरीके से कोल्ड बर्न भी कहा जाता है इसको, ठीक है। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कोल्ड बर्न। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी हमने इमेज लगाई हुई है। देखो दोस्तों, बेसिकली होता क्या है कि आप जब बहुत ठंडी चीज़ों के संपर्क में आते हैं, कुछ ज़्यादा ही ठंडी चीज़ों, मान लो आपकी पैर पर, ये पैर पर मान लो बहुत बड़ी सी एक बर्फ की टुकड़ा गिर गया, ठीक है। अब बर्फ का टुकड़ा गिर गया आपके पैर पे, तो आपका पैर, या फिर और किसी सिचुएशन में यदि आप किसी बहुत ज़्यादा ठंडे वस्तु के संपर्क में आ जाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। यही होता है शीतदंश, कोल्ड बर्न, ठीक है। और जब कभी आपने बर्फ को काफ़ी देर तक पकड़ के रखा होगा तो आपने महसूस किया होगा कि आपको एक जलन सी महसूस होती है, तो वही है कोल्ड बर्न, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें समझ होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 114। CNS का अर्थ है, CNS का बेसिकली फुल फॉर्म बताना है, केंद्रीय न्यूरॉन सर्वेक्षण, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, कपाली तंत्रिका तंत्र, या फिर डी ऑप्शन आपके पास है उपयुक्त में से कोई नहीं। सेंट्रल न्यूरॉन सर्वे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या फिर क्रेनियल नर्वस सिस्टम, या फिर नन ऑफ द एबाउ। तो CNS का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर, इनमें से कौन सी दवा प्राथमिक उपचार में दर्द के लिए देनी चाहिए? आपको बताना है कि कौन सी दवा प्राथमिक उपचार में, ठीक है, दर्द के लिए देनी चाहिए। तो आप आइब्रोफ्रिन भी दे सकते हैं, पैरासीटामोल भी दे सकते हैं। बेसिकली आइब्रोफ्रिन और पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया जाता है दर्द निवारण के लिए एक प्राथमिक उपचार के तौर पर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। दोनों आप दे सकते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है 100, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कितनी होती है? 22 फीट होती है, 20 फीट, 18 फीट, या फिर 25 फीट होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 20 फीट के आसपास होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और कभी कभी आपसे मीटर में पूछ लेता है, तो लगभग 6 मीटर होता है। कितना होता है? लगभग 6 मीटर होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, 20 फीट के आसपास। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 117, मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति में व्यवधान के कारण मस्तिष्क के कार्य में अचानक कमी आना क्या कहलाता है? रक्त स्राव कहलाता है, अंग विच्छेदन, स्ट्रोक, सदमा कहलाता है, ब्लीडिंग, या फिर अमेपुटेशन, या फिर स्ट्रोक, या फिर शॉक। इसको कहते हैं हम शॉक लगना, स्ट्रोक लगना। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रोक लगना इसको कहते हैं। भाई दिमाग में आपके रक्त का प्रवाह जब रुक जाता है, उसमें व्यवधान आ जाता है, तो आपको अचानक क्या लगता है? स्ट्रोक लगता है, ठीक है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, खाद्य विषाक्तता जीवाणु के कारण होती है जो डैश के कारण भोजन में फैल जाता है।
फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया दैट हैव प्रोलिफरेटेड इन फूड ड्यू टू कुकिंग और स्टोरेज, इम्प्रॉपर हैंडलिंग, या फिर ओवरडोज ऑफ फूड, या फिर बोथ ए एंड बी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खाना पकाना या संग्रह करना। ठीक है, तो इसके दौरान भी हमारा फूड पॉइजनिंग हो सकता है। और ऑप्शन नंबर सी है भोजन की अधिक मात्रा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 119, वयस्क मस्तिष्क निम्नलिखित से बना होता है। वयस्क मस्तिष्क जो होता है, एक एडल्ट ब्रेन जो होता है, वो कंपोज्ड ऑफ किससे बना होता है? तो बेसिकली ये 3 भागों से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा सही जवाब। वे 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो होता है अग्र मस्तिष्क, क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क। और दूसरा क्या होता है? मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और तीसरा क्या होता है? पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो हमारा जो मस्तिष्क होता है ये 3 भागों से बना होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्च मस्तिष्क। तो 3 प्रमुख भागों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 120 नंबर है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन? तो देखो यहाँ पर कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसमें आपको बेसिकली ध्यान देना है। इसमें से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फीमर। तो फीमर जो है ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, सबसे बड़ी हड्डी है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, यकृत सही हो जाएगा। ये लीवर जो है ये शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। क्या है? आंतरिक अंग, आंतरिक अंग सबसे बड़ा। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो आपका यकृत है, लीवर जिसको हम कहते हैं। यदि सबसे बड़ी हड्डी आपसे पूछे तो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। ये कहाँ पाई जाती है? ये है जांघ की हड्डी। ठीक है, जांघ की हड्डी है, पैर। ठीक है, पैर में, पैर के जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है। ये कहाँ पर पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है। ठीक है, यदि सबसे बड़ा बाहरी अंग आपसे पूछे, सबसे बड़ा बाहरी अंग आपसे पूछे, सबसे बड़ा बाहरी अंग है त्वचा। ठीक है, आपको त्वचा बताना है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपके तैयार हुए? देखो, यदि सबसे बड़ी आपकी हड्डी पूछे तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो कि जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी पूछे तो वो कान में पाई जाती है जिसका नाम स्टेपिस है। और शरीर का सबसे बड़ा अंग, आंतरिक अंग पूछे, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछे तो यकृत है या फिर लीवर इंग्लिश में बोल सकते हैं। और शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग पूछा जाए तो ये है त्वचा दोस्तों। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हड्डी है, ये हमने इमेज लगा के रखा, ये जो हड्डी है ये फीमर है। ठीक है, फीमर हड्डी है। ये कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। और लीवर कहाँ पर है? लीवर आपका, ठीक है, ये शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग है, इंटरनल ऑर्गन है ये। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 121, गंभीर रक्तस्राव के लिए प्राथमिक उपचारकर्ता को सबसे पहले क्या करना चाहिए? भाई मान लो कि किसी व्यक्ति को बहुत तेज से ब्लड बह रहा है, तब उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग द फर्स्ट एडर शुड डू फॉर सेवर ब्लीडिंग? तो ऑक्सीजन उसको दोगे, पीड़ित को ठीक करने की स्थिति में रखेंगे, साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव डालेंगे, साफ कपड़े से ढक देंगे। देखो, जब किसी का रक्त बह रहा हो तो उसका जो सबसे प्राथमिक उपचार हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप साफ कपड़े या अपने साफ हाथों से उस पर प्रेशर डालें, दबाव डालें, ताकि वो ब्लड रुक सके। सही जवाब क्या हो जाएगा? अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विद द क्लीन क्लॉथ और हैंड। साफ कपड़े या साफ हाथों से उस पर हम क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे। ये रहेगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 122, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है। वेस्टिबुलर ग्रंथियों को बार्थोलिन ग्रंथियां भी कहा जाता है। आपको बताना है कि सत्य नहीं है, यहाँ पर नहीं पे ध्यान देना है।
ठीक है। पेरिनियम एक त्रिकोणीय क्षेत्र है जो बृहद भगोष्ठ से गुदाद्वार तक फैला हुआ है। गर्भाशय पेशी स्तर गर्भाशय भित्ति की सबसे मोटी परत होती है। गर्भाशय नालिका चौड़ी लिगामेंट से ढकी होती है। तो 122 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय नालिका चौड़ी लिगामेंट से ढकी होती है। ये जवाब बिल्कुल गलत है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 123 है। डैश के अनुसार सामान्यतः मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सुव्यवस्थित कार्य है। देखो एक डेफिनेशन दी है, आपको बताना किसने दी थी। इन्होंने डेफिनेशन क्या दी है कि सामान्यतः मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सुव्यवस्थित कार्य है। किसने दी थी? हेडफील्ड ने, कुप्पीस्वामी ने, लाडेल ने, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह दी थी दोस्तों हेडफील्ड ने। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हेडफील्ड। ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। निरंतर अवसादग्रस्तता को यह भी कहा जाता है। बेसिकली जो निरंतर अवसादग्रस्तता है इसको और किन नामों से जाना जाता है आपको वो बताना है। द्विध्रुवीय अवसाद के नाम से, डिस्थीमिया अवसाद के नाम से, मानसिक अवसाद के नाम से, या भय अवसाद के नाम से जाना जाता है। तो उसको हम डिस्थीमिया अवसाद के नाम से भी जानते हैं। डिस्थीमिया डिप्रेशन, अवसाद का मतलब बेसिकली होता है वो डिप्रेशन, ठीक है, हिंदी में अवसाद। डिस्थीमिया डिप्रेशन के नाम से हम जानते हैं जब आप निरंतर आप में अवसादग्रस्तता बनी रहे, ठीक है। तो उसको हम किसके नाम से जानेंगे? डिस्थीमिया अवसाद के नाम से जानेंगे या फिर डिस्थीमिया डिप्रेशन के नाम से जानेंगे। बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मध्य तिमाही गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा कौन सी है? ए ड्रग यूज्ड फॉर प्रीमेस्टर अबॉर्शन इज। प्रीमेस्टर अबॉर्शन के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मिफेप्रिस्टोन, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है एटोसिबन, या फिर वेलेथामेट, या फिर मेथोट्रेक्सेट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मिफेप्रिस्टोन, ठीक है। ट्रीमेस्टर अबॉर्शन के लिए क्या किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो मिफेप्रिस्टोन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 126 नंबर क्वेश्चन है। बच्चों और हल्के वजन के हताहतों मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको मारा पीटा गया हो और वो घायल हो, ठीक है ना। मतलब मारा पीटा गया व्यक्ति है, घायल है, चोट मतलब एक्सीडेंट हो गया, चोट बहुत ज़्यादा लग गई, तो उसको हम हताहत बोल सकते हैं। बच्चों और हल्के वजन के हताहतों को ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? कंबल लिफ्ट विधि, पालना विधि, मानव बैसाखी विधि, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 126 का सही जवाब है पालना विधि। पालना विधि का उपयोग कर सकते हैं, अर्थात उसको हम गोद में पालना के रूप में ले जा सकते हैं। भाई छोटा बच्चा है या फिर कोई हल्का वजन वाला व्यक्ति है, घायल व्यक्ति है, हल्का वजन है उसका, तो आप उसको गोद में उठा करके ले जा सकते हो, ठीक है। तो पालना विधि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। 127 नंबर आपसे पूछ रहा है कि वयस्क मानव में आरबीसी का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है? यकृत में, अस्थिमज्जा में, वृक्क में, या फिर अग्नाशय, लीवर, बोन मैरो, किडनी, या फिर पैनक्रीज, कहाँ पर होता है? ठीक है, 127 का जो सही जवाब हो जाएगा अस्थिमज्जा में। वयस्क मानव में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है, ठीक है। बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 128 नंबर, निम्न में से कौन सा पुरुष में प्राथमिक यौन अंग है? आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है वृषण, प्रोस्टेट, या फिर ऑप्शन नंबर सी है शुक्रवाहिका या फिर शुक्राशय, टेस्टिस, प्रोस्टेट, या फिर वेस डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल्स। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा टेस्टिस। नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर, वृषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 129 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटीन
निम्न में से कौन सा प्रोटीन हृदय तथा श्वास संबंधी केंद्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स अफेक्ट द कार्डियो रिस्पायरेटरी एंट्रेंस एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन प्रभावित करता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, न्यूरोटॉक्सिन ए। न्यूरोटॉक्सिन ए जो है वो हृदय तथा श्वास संबंधी केंद्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो 130 नंबर क्वेश्चन है, किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन या फिर हाइलम। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? तो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 131 नंबर क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है? नवजात शिशु की लंबाई बताने हैं 45 से 55 सेंटीमीटर, 20 से 35, 70 से 85 या फिर 75 से 95 सेंटीमीटर होती है। इसका सही जवाब है भैया, जब नवजात शिशु होता है तो उसकी जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है, जो नवजात शिशु होता है जन्म के समय, उसकी लंबाई जो नॉर्मली होती है वो 45 से 55 सेंटीमीटर के बीच होती है। या कहीं कहीं पर आपको 48 से 54 सेंटीमीटर भी लिखा मिलेगा, लेकिन लगभग इतनी के आसपास होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर। ठीक है, यदि आपसे इंच में पूछ ले तो 19 से 21 इंच के आसपास होती है। इंच में पूछे तो कितनी होती है? इंच में पूछे कितनी होती है? 19 से 21 के आसपास। सेंटीमीटर में 48 से 54 या फिर 45 से 55 होती है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 132, 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? भैया 20 दांत निकल आते हैं। जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो उसके लगभग कितने दांत निकल आते हैं? लगभग उसके 20 दांत निकल आते हैं। और बच्चों के, अच्छा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चों के दांत, पहला दांत कब निकलता है? तो 6 महीने बाद बच्चों का पहला जो दांत होता है, पहला दांत 6 महीने बाद निकलता है दोस्तों। 6 महीने बाद उसका पहला दांत निकलता है। और जब बच्चा लगभग 7 साल की उम्र का 7 साल की उम्र का हो जाता है, उसके दूध के दांत टूटना चालू हो जाते हैं। ठीक है, दूध के दांत टूटना चालू हो जाते हैं और लगभग 12 वर्ष की अवस्था तक, 12 वर्ष तक उसके सभी के सभी दूध के दांत क्या होते हैं? टूट जाते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी टीथ ऑफ चिल्ड्रेन कम आउट बाय द एंड ऑफ 2 ईयर्स? तो 20 टीथ आ जाते हैं। एक बार रिवाइज करा देते हैं, जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उसके दूध के दांत आना चालू होते हैं और 7 वर्ष तक सभी दूध के दांत निकल आते हैं। 12 वर्ष की आयु के बाद तक मतलब उसके सभी दूध के दांत टूट भी जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 133, योनि डायाफ्राम की क्रिया है। योनि डायाफ्राम की क्रिया है, द एक्शन ऑफ वेजाइनल डायाफ्राम इज। शुक्राणुनाशक अंडाणु को गर्भाशय में आने से रोकना, शुक्राणु को अंडाणु के संपर्क में आने से रोकना, एंटी इम्प्लांटेशनल। सही जवाब क्या हो जाएगा? शुक्राणु को अंडाणु के संपर्क में आने से रोकने का काम कौन करता है? तो योनि डायाफ्राम या फिर वजाइनल डायाफ्राम का कार्य है। ठीक है, प्रिवेंट द स्पर्म टू कम इन कॉन्टेक्ट विद वोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 134, निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? एड्स, यक्ष्मा, सिफिलिस या फिर गोनोरिया। Which of the following is not a sexually transmitted disease? तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी नहीं है आपको वो बताना है। तो यक्ष्मा जो है ये होता है वायरस के कारण होता है, संक्रमण के कारण होता है। ये किसके कारण होता है? संक्रमण के कारण। ये सही जवाब हो जाएगा, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है यक्ष्मा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 135, एगोराफोबिया क्या है? एगोराफोबिया क्या है? एक तरीके का फोबिया है। और फोबिया जानते ही हो, किसी न किसी के, जब किसी न किसी चीज़ से फोबिया में डर लगता है आपको। तो एगोराफोबिया क्या है? तो खुली जगह से डर, दूसरे लोगों का डर, प्राकृतिक आपदा का डर, शोर का डर।
तो फियर ऑफ ओपन स्पेस, इसको हम कहते हैं एगोराफोबिया। ठीक है, जैसे खुला स्पेस है या फिर बहुत क्राउड भरा है, बहुत भीड़ भाड़ भरी जगह है, तो वहाँ पर जो आपको डर लग रहा है उसको हम कहते हैं एगोराफोबिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आपको ध्यान में रखना है, यदि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भरा है, एकदम मतलब चिल्ली चिल्ला मची हुई है, बहुत भीड़, जैसे मेला में आप किसी गए, किसी महाकुंभ में आप चले गए, बहुत भीड़ देखा, आपको डर लगने लगा, वो क्या है, एक तरीके से फोबिया है, और उसका नाम क्या है, एगोराफोबिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 136 है, कॉपर ल्यूटियम गैस के स्राव का स्रोत है। कॉपर ल्यूटियम द सोर्स ऑफ सिक्रेशन ऑफ। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है एस्ट्राडियोल, ऑप्शन नंबर है बी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। कार्पस ल्यूटियम जो है ये किसका श्रावण करता है, तो ये श्रावण करता है प्रोजेस्ट्रॉन। यह बेसिकली एक हार्मोन है, क्या है, ये हार्मोन है। कॉपर ल्यूटियम जो है, ल्यूटियम जो कार्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्ट्रॉन के स्राव का स्रोत है। ये निकलता कहाँ प्रोजेस्ट्रॉन, तो यहाँ से निकलता है कार्पस ल्यूटियम से। ठीक है, अब ये हार्मोन जो है ये फीमेल्स में पाया जाता है। ये हार्मोन्स बेसिकली होता यह है कि जब फीमेल्स में ड्यूरिंग द पीरियड टाइम, जब पीरियड टाइम चल रहा होता है फीमेल्स में, तो कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्ट्रॉन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, और इस हार्मोन की कमी से बांझपन हो जाता है। यदि किसी फीमेल्स में, किसी मादा में ये हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहा है, अर्थात इसकी कमी है, तो उसमें बांझपन हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, और यह प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 137 नंबर है, गर्भ निरोधक की क्रिया क्या है। गर्भ निरोधक की क्रिया है, आपको बेसिकली ये बताना है, द एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज। केवल अंडोत्सर्ग प्रत्यारोपण और निषेचन की रोकथाम यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, रोकथाम केवल अंडोत्सर्ग और निषेचन की रोकथाम, केवल अंडोत्सर्ग की रोकथाम, डिम्बवाहिनी में अंडों के तेजी से पारित होने को रोकना। तो इनमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा आपको बताना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा सही जवाब, केवल अंडोत्सर्ग और निषेचन की रोकथाम। भाई निषेचन की रोकथाम को ही क्या कह लेंगे हम, गर्भ निरोधक क्रिया कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 138 नंबर है, कृत्रिम श्वसन को डैश के रूप में जाना जाता है। कृत्रिम श्वसन को डैश के रूप में जाना जाता है। नेबुलाइजेशन, हृदय फुफ्फुसी पुनर्जीवन, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है बाहरी श्वसन, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है आंतरिक श्वसन। तो देखो, जो आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन होता है, आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन इज आल्सो नोन एज नेबुलाइजेशन। ठीक है, नेबुलाइजेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। अब नेबुलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली एक डिवाइस होती है नेबुलाइजर। ये देखो, ये जो यहाँ पर देवी जी बैठी हुई हैं, ये नेबुलाइजर का उपयोग कर रही हैं। नेबुलाइजर क्या होता है, बेसिकली इसमें कुछ मेडिसिन्स होती हैं। इन मेडिसिन्स को भाप के माध्यम से, ये देखो पाइप लगा हुआ है, ये पाइप यहाँ आया, यहाँ आया, ये भाप के माध्यम से इनहेल कर रही है, धुएं के माध्यम से इनहेल कर रही है, अपने अंदर ये ले रही है धुआं, और यहाँ इस धुएं में क्या है, मेडिसिन का उपयोग है, इसमें दवा रखी हुई। तो एक तरीके से बेसिकली ये जो नेबुलाइजर इसको कहते हैं, ये नेबुलाइजर है। तो नेबुलाइजर के द्वारा श्वसन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, नेबुलाइजेशन कहते हैं। इसे हम आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 139, द्वंदात्मक व्यवहार परक चिकित्सा में कितना समय लगता है। हाउ मच द टाइम ऑफ रिक्वायर्ड इन डायलेक्टियल बिहेवियरल थेरेपी। डायलेक्टियल बिहेवियरल थेरेपी, जिसको हम डीबीटी कहते हैं, डीबीटी भी कहते हैं, डीबीटी में कितना समय लगता है।
तो लगभग इसमें 6 माह से 1 वर्ष का समय लग जाता है। 6 माह से 1 वर्ष का समय लगता है दोस्तों। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, किस प्रकार के फ्रैक्चर में हड्डी एक तरफ से टूट जाती है और दूसरी तरफ से जुड़ी रहती है ताकि गैर फ्रैक्चर वाली हड्डी को मोड़ दिया जा सके? ठीक है, तो अपूर्ण फ्रैक्चर में, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में, प्रभावित फ्रैक्चर या फिर विस्थापित फ्रैक्चर? इसका सही जवाब है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में हड्डी एक तरफ से टूट जाती है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में, ठीक है, और दूसरी तरफ से जुड़ी रहती है वो। इसको हम आपको इमेज इसमें है नहीं आपको दिखाते हैं अभी हम, ठीक है, कैसे इसमें होता है। बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है कि हड्डी एक तरफ से टूट जाती है और दूसरी तरफ जुड़ी रहती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इमेज इसमें सोचे थे कि लगा के आपको दिखाएंगे, लेकिन इमेज हम स्लाइड में रखा नहीं है, भूल गए होंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 141। निषेचित कोशिका कहलाती है, निषेचित कोशिका कहलाती है, भ्रूण कहलाती है, गर्भाशय जाइगोट कहलाती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। द फर्टिलाइज्ड सेल इज कॉल्ड। तो निषेचित कोशिका जो है ये दोस्तों कहलाती है जाइगोट। क्या कहलाती है? जाइगोट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1947 में, 1952, 53 या फिर 1979 में शुरू किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 1952 में, ठीक है। और 1952 में ये कार्यक्रम भारत में शुरू किया गया था। और ये कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत विश्व का पहला देश है, ठीक है, विश्व का पहला देश है दोस्तों, विश्व का पहला देश है। 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी, भारत परिवार स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन है, अभिघातक के बाद के तनाव विकार के लक्षणों में शामिल है। द सिम्टम्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इंक्लूड। कई अलग अलग जीवन की घटनाओं पर चिंता करना, विचारों की उड़ान, गति भ्रम और भ्रम, एक दर्दनाक घटना को फिर से जीना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भाई जब आप अभिघातक के बाद तनाव, जब आप तनाव के विकार के लक्षण आपसे पूछ रहा है, तो आप तनाव महसूस करते हैं, बहुत स्ट्रेस होता है आपको, तो आप क्या करते हैं? कई अलग अलग जीवन की घटनाओं को याद करते हैं और उनके संदर्भ में आप चिंता करते हैं, यार काश ऐसा हो जाता, वो ऐसे कैसे हो गया, उसको ऐसा नहीं होना। ये जो स्ट्रेस आप ले रहे हैं, तो अपने अतीत में, अपने जो बीत चुका है उसमें जो घटी घटनाएं हैं और डिफरेंट टाइप की जो घटनाएं हैं, जो इवेंट्स हैं डिफरेंट टाइप के बारे में आप सोच कर आप टेंशन ले रहे हैं। यही क्या है? अभिघातक के बाद तनाव विकार के लक्षण क्या है? कई अलग अलग जीवन की घटनाओं पर चिंता करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 144। किडनी डैश एंजाइम को स्रावित करके रक्तचाप को नियंत्रित करता है। बेसिकली आपको बताना है कि किडनी कौन सा एंजाइम जो है वो स्रावित करता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए है रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। किडनी जो है वो रेनिन एंजाइम को स्रावित करता है और रेनिन एंजाइम जो है ये रक्तचाप को नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145। निम्न में से कौन सा संवेदी अंग नहीं है? अर्थात सेंसरी ऑर्गन, है ना, सेंसिटिव ऑर्गन भी बोल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंसिटिव ऑर्गन? त्वचा, आँख, मुंह, कान। तो देखो सेंसिटिव ऑर्गन 5 होते हैं। त्वचा हो गई, आँख हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, और कौन सा छूट रहा है? नाक। ये जीभ, नाक, त्वचा, आँख, कान, ये 5 सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंह जो है ये कोई सेंसिटिव ऑर्गन नहीं है। अगर मुंह के अंदर जीभ की बात करेंगे वो सेंसिटिव ऑर्गन है, लेकिन मुंह, भाई मुंह से आप क्या महसूस करते हैं? ऑर्गन का
कि ऐसे आपकी बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनसे आप कुछ महसूस करते हो। भाई आप देखो, जीभ से महसूस करोगे कि भोजन तीखा है, खट्टा है, मीठा है, कैसा है। नाक से कोई चीज़ सुगंधित है कि दुर्गंधित है, ये आप पता करोगे। आँख से देखोगे लाल है, हरा है, नीला है, पीला है। त्वचा से स्पर्श करके छुओगे गर्म है, ठंडा है। कान से सुनोगे लाउड है, मतलब ज़्यादा आवाज़ है, कम आवाज़। तो ये आप महसूस कर रहे हो, लेकिन मुँह से आप क्या महसूस करोगे, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सेंसिटिव ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। निम्न में से कौन सा स्त्री प्रजनन का अंग नहीं है? अंडाशय की एक जोड़ी, वीरनालिका। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये मेल्स में होता है। स्पर्म डक्ट जो होता है ये मेल्स में होता है, फीमेल्स में नहीं होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि अग्रपाद की सबसे लंबी हड्डी, अग्रपाद की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो अंगुल स्थियाँ या फिर ह्यूमरस फीमर। फीमर तो भैया अभी हमने आपको बताया जांघों में पाई जाती है। अग्रपाद की सबसे लंबी हड्डी, अग्रपाद मतलब ये आगे की भुजाओं, ठीक है, कि सबसे लंबी हड्डी क्या है? ह्यूमरस है। ये जो लाल रंग से आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो लाल रंग की हड्डी आपको यहाँ पर मतलब कलर किया गया है, यही है ह्यूमरस हड्डी, ठीक है। अग्रपाद की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ह्यूमरस है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और फीमर जो है, यदि आपसे पूछे बॉडी की सबसे लंबी हड्डी तो कौन सी? फीमर। सबसे छोटी पूछ ले तो स्टेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 148 नंबर क्वेश्चन है। किडनी लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को स्रावित करके बढ़ाते हैं। किडनी जो है लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को स्रावित करके बढ़ाते हैं। किसका स्रावित पर करते हैं भैया? अभी हमने आपको बताया था रेनिन। सही जवाब क्या हो जाएगा? रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और 149 नंबर क्वेश्चन है। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, डिम्बवाही नालिका में, डिम्बाशय में, या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये है होती है डिम्बवाही नालिका में। ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। फैलोपियन ट्यूब इसको इंग्लिश में। इस वीडियो को हमारा लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर। हमने 50 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 151 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। बताना आपको नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना, हीमोग्लोबिन लेवल इन न्यू बॉर्न बेबी। बॉर्न बेबी में हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो कितना होता है? 12%, 18 या फिर 20। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 12 ग्राम। 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर, 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है हीमोग्लोबिन का परसेंटेज एक न्यू बॉर्न बेबी में। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 151 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।